ऐसा भी नहीं कि तुम्हारी कहीं भी बात के लिए मुझे विटनेस चाहिए होंगे। मैं एक काम करता हूँ, तुम मामू से खुद बात कर लो, मैं फोन मिला देता हूँ, तुम बात कर लो उनसे। नहीं आती, मामू को फोन करने की जरूरत नहीं है, मुझे यकीन है। अरे भाई मैं मामू के साथ था और मरियम रक्षे में आई थी। ये चलो ऐसा भी उसकी गाड़ी जो है खुद आ गई। हो सकता है मेरा वहम हो, बस ठीक है तुम्हें क्लियर कर दिया। रजिस्ट्रेशन भी करवा लेंगे। नहीं मामा, मुझे कहीं नहीं जाना, और वैसे भी मैंने अपनी डॉक्टर से मंथली चेकअप करवा लिया है। और मैंने तुमसे जिक्र किया था ना अपनी दोस्त का, डॉक्टर सफिया वाज अ गायनेकोलॉजिस्ट, वो सेमिनार से वापस आ गए हैं। तो एक काम करते हैं, उनके पास चलते हैं, तुम्हारा चेकअप भी हो जाएगा। मैंने वहाँ पे अपना नाम भी लिखवा दिया। नहीं मैं हरगिज़ नहीं, मुझे अगर किसी पे ट्रस्ट है तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर सफिया पे। शी इज अ फैमिली डॉक्टर और हमारी फैमिली के सारे बेबीज उन्होंने ही डिलीवर किए हैं। अक्सर लेट हो जाता हूँ ऑफिस में, टाइम लग जाता है, तो सोचा वैन लगवा देता हूँ उसको। वैसे अम्मी मैं एक बात सोच रहा था, मैं मरियम को वापसी पे वैन लगवा दूँ। क्यों? अम्मी मैं उसकी वजह मरियम तो नहीं? हादी, तुम्हारे और ज़ारा के दरमियान जो नाराजगी है। मेहरू ने जो सलमान के कहने पर अपने ही घर में चोरी का ड्रामा रचाया है और अपने कमरे का सारा सामान खुद ही बिखरा कर, और जब घर वापस आई तो अपनी सास के सामने अब ये ड्रामेबाजी शुरू कर दी है कि घर में चोर आया था और मेहरू का सारा जेवर चुरा कर ले गया है। मरियम ये समझती है कि ये ड्रामा करने से उसके सर पर जो हर वक्त उसकी सास की जानिब से प्रेशर था और तलवार जो लटकी हुई थी कि जेवर वापस दो, तो वो इस मसले का हल अब उसने इस तरीके से ढूंढ लिया है। लेकिन मेहरू ये नहीं जानती कि अगर वो चालाक है तो उसकी सारी चालाकियां अब उसकी सास को समझ आने लग गई हैं। वो अब जो है मेहरू के झांसे में नहीं आने वाली और ना ही मेहरू की किसी भी बात का वो यकीन करती हैं। वो तो साफ इनकार कर देती हैं, मेहरू को यहाँ तक कह देती हैं कि इस घर में मेरे कभी ना चोर आया है और ना ही आ सकता है, क्योंकि अगर चोर आया भी होता तो सीधा तुम्हारे कमरे में क्यों आया है, घर में तो बाकी जगहों पर भी कीमती अशिया और सामान पड़े हुए हैं, वहाँ क्यों नहीं गया। और दूसरी अहम बात ये कि अगर घर में चोर आया है तो जो गेट पर गार्ड बैठा हुआ है उसको खबर क्यों नहीं हुई, और सीसीटीवी कैमरास भी तो लगे हुए हैं, वहाँ पर भी उसकी रिकॉर्डिंग क्यों नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर तो कैमरों में रिकॉर्ड हो जाना चाहिए था। तो उनको लगता है कि अब ये मामला जो है पुलिस ही हैंडल करेगी और वो पुलिस में कंप्लेन करती है। लेकिन मेहरू ने पहले से ही जैन को पुलिस से इस कदर डराया होता है कि पुलिस का नाम सुनते ही जैन जो है घबरा जाता है और अपनी अम्मी की मिन्नतें करने लगता है और यही कहता है कि पुलिस हमारे घर में नहीं आएगी, अगर पुलिस आई तो वो हम सबको पकड़ कर ले जाएगी। लेकिन जैन की अम्मी जैन को ये यकीन दिलाती है कि पुलिस सिर्फ चोर को पकड़ेगी, हमें कुछ नहीं कहेगी। लेकिन जैन डर जाता है और अपनी अम्मी को यही कहता है और जैन की तबीयत भी ख़राब होने लगती है। तो जैन की वजह से फ़रा बेगम जो है पुलिस को बुलाने से रुक तो जाती हैं और मेहरू की ये चाल यहाँ पर कामयाब हो जाती है। मगर मेहरू ये समझ रही है कि अब ये मामला जो है ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन फ़रा बेगम इस मामले को ठंडा पड़ने नहीं देंगी। वो मेहरू से अकेले में बात करेंगी और ये कहेंगी कि जो ड्रामे तुम रचा रही हो मेरे घर में, मेरी ही आंखों में धूल झोंक रही हो, यहाँ से इस ड्रामों से जो है तुम जैन को बेवकूफ़ बना सकती हो, मगर मैं तुम्हारी सारी साजिश जान चुकी हूँ कि तुमने ये ढोंग आखिरकार क्यों कर रचाया है। मगर मेहरू यहाँ पर अब अपनी सास के सामने खुलकर आ गई है और उनको भी खुलेआम कहती है कि अगर आप कुछ कर सकती हैं तो करके देख लें, मैंने जो करना था कर लिया है, अब वो जेवरात आपको मिलने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर अब जबकि मेहरू की सास को इस बात का यकीन हो चला है कि अब वो अगर कोई काम करती है तो मेहरू जो है वो फिर से जैन को प्रेशराइज़ करके उसकी तबीयत ख़राब कर देगी, तो इससे बेहतर ये है कि अब मैं दूसरी जानिब से आके मेहरू को घेरूँ। अब वो नाश्ते की टेबल पर बैठे हुए मेहरू को ये कहती हैं कि जिस डॉक्टर का मैंने तुमसे ज़िक्र किया था, मेरी दोस्त है गायनेकोलॉजिस्ट है, वो अपने सेमिनार से वापस आ चुकी हैं, तो हम सुबह ही जाकर तुम्हारा मुआयना वहाँ से करवा लेंगे और तुम्हारा नाम भी वहाँ रजिस्टर्ड करवा लेंगे ताकि डिलीवरी के वक्त कोई भी मसला ना हो। तो यहाँ पर मेहरू जो है अब फंस चुकी है और उसके पास दूसरा रास्ता नहीं है। वो तो पहले इनकार कर देती है और ये कहती है कि मैंने अपनी डॉक्टर के पास अपना नाम रजिस्टर करवा दिया है, मगर फ़रा बेगम उसे कहती है कि हरगिज़ भी नहीं, मैं जिस डॉक्टर को तुम्हें कह रही हूँ उस पर हमें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है और हमारी फैमिली के जितने भी बेबीज़ हैं उसी ने डिलीवर किए हैं, तो लिहाजा तुम्हारी डिलीवरी भी वहीं पर ही होगी, तो तुम्हें जाना ही होगा। लेकिन मेहरू अब इस बार जैन को भी बेवकूफ़ नहीं बना सकती, क्योंकि जैन भी अपने बेबी को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और उसको बहुत
انتظار ہے کہ کب اس کا بیبی اس دنیا میں آئے گا اور زین اس کو اپنی گود میں اٹھائے گا، اس کے ساتھ کھیلے گا۔ زین نے تو ابھی سے کھلونے بھی لا کر جمع کرنا شروع کر دیے ہیں، تو اب مہرو پھنسنے والی ہے، مہرو کے پاس نکلنے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ ادھر دوسری جانب سلمان کی اگر بات کی جائے تو سلمان نے اب مہرو کو ایک نیا راستہ دکھا دیا ہے اور اسے یہ کہا ہے کہ تم اپنے گھر والوں سے ڈیمانڈ کرو کہ جس گھر میں تم رہ رہی ہو یہ بنگلہ، یہ گھر تمہارے نام کر دے۔ مہرو سلمان سے کہتی ہے کہ آخر کیوں کر فرح بیگم یہ گھر میرے نام کریں گی؟ تو سلمان اسے کہتا ہے کہ آخر کار اس لیے کریں گی کہ تم ان کے پوتے کی، آنے والے پوتے کی ماں بننے والی ہو اور اس پر تمہارا ہی حق ہے اور تم یہ کروا سکتی ہو۔ میں سلمان جو ہے مہرو کو کانفیڈنس دلواتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے ہر مشکل سے مشکل کام کی اور یہ بھی تم کروا سکتی ہو، تمہارے پاس اپنی سانس کی کمزوری موجود ہے، تم سب سے پہلے زین کو اپنے اعتماد میں لو اور اسے کہو کہ اگر یہ گھر اس کے نام نہ ہوا تو تم اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جاؤ گی، تو زین ہی اپنی ماما کو مجبور کرے گا اور تو فرح بیگم کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں بچے گا کہ زین کی خواہش پوری نہ کر سکے، تو اس لیے یہ گھر تمہارے نام ہو جائے گا اور جب تم کبھی زین سے خلا لوگی یا اس کو چھوڑنے کا فیصلہ کرو گی تو یہ گھر تمہیں نہیں چھوڑنا پڑے گا۔